10 नवंबर 2025 शाम का वक्त। घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, जहां भीड़ में हर चेहरा अपनी ही कहानी लेकर चलता है। पर उस शाम पुरानी दिल्ली की उसी भीड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लाल किला, सदियों से इतिहास का गवाह। टूरिस्ट्स तस्वीरें ले रहे थे, मेट्रो स्टेशन से लोग निकल रहे थे, ट्रैफिक अपनी शोर में उलझा हुआ था। और तभी एक जोरदार धमाका। एक पल में सब कुछ बदल गया। आग की लपटें, धुआं, चीख पुकार। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ समझने से पहले ही सड़क पर खड़ी एक कार जल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम हादसा नहीं था। यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। सवाल बहुत थे। यह धमाका कैसे हुआ, किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला सिर्फ उसी जगह तक सीमित था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए देखते हैं क्या हुआ इस पूरे इंसिडेंट में। एक Hyundai i20, एक आम सी कार, पर इसके अंदर छुपा था वो खौफ जो दिल्ली को हिला के रख देगा। 10 नवंबर 2025 की शाम इस कार ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। सोर्सेस के मुताबिक ये कार फरीदाबाद से निकलकर ओल्ड दिल्ली की ओर बढ़ी और चांदनी चौक और सुभाष मार्ग की तरफ बढ़ते हुए रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। कार में एक सुसाइड बॉम्बर था जो पूरा प्लान जानता था और ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए तैयार था। बाकी लोग जो कार से लिंक्ड थे वो प्लान में इन्वॉल्व थे, पर ब्लास्ट के टाइम कार में 3 ही लोग थे। कार ने गेट नंबर 1 के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन और सुभाष मार्ग के ट्रैफिक लाइट के एरिया में अपना फाइनल पॉइंट चूज किया। यहीं भीड़ और ट्रैफिक के बीच कार में रखे गए विस्फोटक ने अपना काम किया। एक जोरदार धमाका हुआ। व्हाइट Hyundai i20 के पास के व्हीकल्स और आसपास के शॉप्स इमीडिएटली आग की लपटों में घिर गए। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि कार एग्जैक्टली रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट 1 और सुभाष मार्ग के जंक्शन के बीच खड़ी हुई थी। बस कुछ ही सेकंड में वो शाम जो शांति और हलचल से भरी थी, धुआं, आग और चीख पुकार में बदल गई। ये कार का फाइनल मूवमेंट और ब्लास्ट साइट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए क्लूज का एक क्रूशियल पॉइंट बन गया। एक ऐसी जगह जो आम शहर और हिस्ट्री के बीच में थी और जहां से इन्वेस्टिगेशन ने अपना पहला मेजर लीड शुरू किया। धमाके के कुछ ही सेकंड बाद सड़क पर सब कुछ बदल चुका था। आसपास के लोग चीख रहे थे, वाहन जल रहे थे और धुएं की मोटी चादर ने हर चीज को धुंधला कर दिया था। ब्लास्ट की आवाज एक गूंजती दहाड़ती हुई धमाका जिसने आसपास के हर इंसान को झकझोर दिया। खिड़कियां टूट गई थीं, शॉप्स के ग्लास शैटर हो गए थे और डेब्री से भरी गलियां केओस और डर से गूंज रही थीं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कुछ मदद के लिए दौड़ रहे थे और इमरजेंसी व्हीकल्स की सायरन्स हवा में अपनी तेजी से गूंज रही थीं। हर किसी की नजरें कार पर लगी हुई थीं। व्हाइट Hyundai i20 जो अब आग की लपटों में घिरी हुई थी, इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस के लिए पहला संकेत बन गई। कुछ ही पल में वो शाम जो शांति और हलचल से भरी थी, धुआं, आग और चीख पुकार में बदल गई। शहर की रोशनी और शोर इस विस्फोट की दहाड़ के सामने फीके पड़ गए और इसी भय और अनसर्टेनिटी के बीच दिल्ली ने महसूस किया कि कुछ बहुत ही सोची समझी घटना अभी अभी घटी है। अगली सुबह 11 नवंबर 2025 पूरी इन्वेस्टिगेशन की गहराई से जांच शुरू हो गई। पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लास्ट साइट के हर एविडेंस को एनालाइज करना स्टार्ट किया, डेब्री, सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन रिमेन्स तक। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि कार में लगभग 2 से 3 लोग बैठे थे ब्लास्ट के समय। सीसीटीवी फुटेज से उनकी मूवमेंट ट्रेस की गई और यह क्लियर हुआ कि यह ब्लास्ट रैंडम किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं था, बल्कि प्लान्ड सुसाइड बॉम्बिंग की तैयारी में एग्जीक्यूट हुआ था। कार को पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग एरिया में कुछ घंटों तक देखा गया और फिर 6:48 PM के आसपास ये गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर स्लो मूवमेंट में आते हुए ब्लास्ट हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोट किया कि कार को मास्क्ड पर्सन चला रहा था जो ब्लास्ट से पहले कार के अंदर था।
और फिर गवर्नमेंट ने 12 नवंबर 2025 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक था। इसको उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से टेररिज्म कैटेगरी में क्लासिफाई किया और अथॉरिटीज ने फर्दर प्रोब्स और एक्शन डायरेक्टिव्स दिए। अब बात करते हैं सस्पेक्ट्स और उनके नेटवर्क की। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस और एनआईए ने कई इंपॉर्टेंट क्लूज अनकवर किए। सबसे पहले यह पता चला कि कार में बसा विस्फोटक सिर्फ कोई छोटा एक्सप्लोसिव नहीं था, बल्कि वो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल टाइप एक्सप्लोसिव था, जो काफी पावरफुल माना जाता है। यही वही मटेरियल था जो कार में ब्लास्ट का काम किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज ने पाया कि यह पूरा प्लान एक लार्जर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था, जिसके सदस्य आतंकी नेटवर्क्स के साथ लिंक्ड बताए जा रहे हैं। पुलिस सोर्सेज ने बताया कि ब्लास्ट के पीछे किसी बड़े टेरर ग्रुप का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है और सस्पेक्ट्स के नेटवर्क में कुछ लोग इसी लिंक से जुड़े बताए गए हैं। एनआईए के प्रोब में निकल कर आया कि ब्लास्ट को कैरी आउट करने वाले ड्राइवर और बॉम्बर डॉक्टर उमर मोहम्मद थे, जो कार को एक्सप्लोजिव लेडन स्टेट में दिल्ली लाए और फिर ब्लास्ट को ट्रिगर किया। डीएनए टेस्टिंग और सीसीटीवी फुटेज ने कंफर्म किया कि कार का ड्राइवर वही था। पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने मल्टीपल रेड्स और अरेस्ट्स भी किए। सस्पेक्ट्स में कुछ को-कंस्पिरेटर्स और फैसिलिटेटर्स शामिल हैं, जो बॉम्बर को कार अरेंज करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व्ड थे। एक को-कंस्पिरेटर को 10 डे कस्टडी में लिया गया और फर्दर इंटेरोगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू है। ये सब गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड टेरर कंस्पिरेसी थी, जिनके पीछे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और पोटेंशियल टेरर लिंक्स हैं। अब जब हम दिल्ली ब्लास्ट के सस्पेक्ट्स और उनके बैकग्राउंड इवेंट्स की बात करते हैं, तो पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। फरीदाबाद से भी कई सस्पिशियस इवेंट्स जुड़े मिले। 9 नवंबर 2025 को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशंस में फरीदाबाद में ह्यूज कैशे ऑफ एक्सप्लोसिव्स मिले, लगभग 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट एंड अदर एक्सप्लोसिव मटेरियल, साथ में आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी। यही वही मटेरियल था जिसका टाइप लेटर ब्लास्ट में यूज हुआ था। अथॉरिटीज ने पाया कि ये एक्सप्लोसिव्स 2 रेंटेड हाउसेज में रखे गए थे, जिनको डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील मजीद राथर जैसे लोगों से जोड़ा गया। दोनों डॉक्टर्स सस्पेक्टेड टेरर मॉड्यूल के पार्ट बताए गए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ नोटबुक्स और डायरीज भी मिली, जिनमें 8 to 12 नवंबर के बीच मल्टीपल प्लान्ड ऑपरेशंस के नाम, डेट्स और कोडेड मैसेजेस लिखे थे। इससे संकेत मिलता था कि यह इंसिडेंट शायद एक बड़े कोऑर्डिनेटेड टेरर प्लान का हिस्सा था। सीसीटीवी ट्रैकिंग भी फरीदाबाद में देखा गया। मॉर्निंग में कार फरीदाबाद से दिल्ली की ओर मूव होती दिखी और फिर रेड फोर्ट से पहले कई घंटों तक पार्क रही। सोर्सेज ने बताया कि ब्लास्ट सस्पेक्ट डॉक्टर उमर अन्नबी के पास फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से रिश्ते थे और कुछ इनक्रिप्टेड टेलीग्राम ग्रुप्स भी मिले, जिनसे एविडेंस मिला कि ये नेटवर्क किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड था। ये रेडिकलाइजेशन और कॉन्टैक्ट्स फरीदाबाद में ही शुरू हुए लगते हैं। इन शॉर्ट, फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव सीजर, मल्टीपल सस्पेक्ट्स, कोडेड प्लान्स और नेटवर्क लिंक्स, ये सब क्लूज ने इन्वेस्टिगेटर्स को दिल्ली ब्लास्ट को किसी लार्जर टेरर कंस्पिरेसी से जोड़ने में मदद की। इस हमले के बाद सिर्फ जांच ही नहीं, बल्कि पूरे देश से रिएक्शंस भी सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शाम अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वे दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट से बेहद दुखी हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे सिचुएशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वेरीफाइड अकाउंट से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वालों के लिए शोक व्यक्त किया और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। विपक्ष की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं देश के लिए बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता जताई। सरकारी स्तर पर भी इस हमले को गंभीरता से लिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में इस ब्लास्ट की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों की एम्बेसीज और डिप्लोमैट्स ने अपने ऑफिशियल चैनल्स के जरिए भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस हमले की निंदा की।
ये रिएक्शन सिर्फ फॉर्मल स्टेटमेंट्स नहीं थे, ये एक साफ संकेत था कि इस हमले को न देश ने हल्के में लिया और न ही दुनिया ने। इन्वेस्टिगेशन के काफी हिस्सों पर क्लैरिटी आ चुकी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी रहीं जिन्हें अथॉरिटीज ने डेलिबरेटली पब्लिक नहीं किया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह कंफर्म किया कि यह एक प्लान्ड सुसाइड अटैक था, लेकिन इस प्लानिंग का एग्जैक्ट चेन, कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व था और कौन बैकग्राउंड में कोऑर्डिनेशन कर रहा था, ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई। ऑफिशियल्स ने यह भी माना कि इन्वेस्टिगेशन के कुछ एस्पेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े होने की वजह से कॉन्फिडेंशियल रखे गए, इसलिए सभी टेक्निकल डिटेल्स, फंडिंग ट्रेल्स और कम्युनिकेशन लिंक्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया। फरीदाबाद और दिल्ली में पहले हुई कुछ एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उन्हें ऑफिशियली इस अटैक से डायरेक्टली लिंक नहीं किया। यानी पब्लिक के सामने जो रखा गया वो सिर्फ वेरीफाइड और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन थी। गवर्नमेंट और एजेंसीज का फोकस क्लियर था, पैनिक क्रिएट नहीं करना, बल्कि क्वाइटली एविडेंस कलेक्ट करना और नेटवर्क के बचे हुए एलिमेंट्स को ट्रैक करना। इस पूरी प्रोसेस में एक बात साफ रही, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो केयरफुली वेरीफाइड थी, और जो नहीं दी गई उसका रीजन स्पेक्यूलेशन से ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स था। यह भी बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन एक फिक्स्ड डेट पर खत्म होने वाली चीज नहीं होती। कुछ केसेस फाइल्स बंद हो जाती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस ट्रैकिंग चलती रहती है। इसलिए इस अटैक के बाद जो साइलेंस दिखाई दिया वो लैक ऑफ आंसर्स नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड हैंडलिंग का हिस्सा था। इस हमले ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई एब्स्ट्रैक्ट शब्द नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई एक हकीकत है। दिल्ली जैसी राजधानी, जहां हर दिन हजारों लोग बिना किसी डर के चलते हैं, वहां हुआ ये हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना काम किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, एक्शन लिया गया, लेकिन ऐसे हमले ये दिखाते हैं कि थ्रेट्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। आज जरूरत सिर्फ कैमरास और बैरिकेड्स की नहीं, बल्कि बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग, टाइमली कोऑर्डिनेशन और अलर्ट पब्लिक अवेयरनेस की भी है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ा सबक।